विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए, फिर से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कलाकार को आज पढ़ाऊंगी। उनका नाम है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को आज मैं पढ़ाऊंगी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एकदम बहुत ही इनकी जो है बहुत बाद में चित्रकारी की, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारी उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। तो देखिए, बहुत प्रसिद्ध कवि भी कहे जाते हैं। आपके पहले कवि है, फिर इसके बाद इन्होंने चित्रकारी शुरू की। ठीक है, तो देखिए रीता प्रताप की बुक जितने भी लोग देख रहे होंगे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से जो आपको प्रश्न मिलेंगे, जो आपके अंदर से प्रश्न बनाएगा परीक्षा में। जैसे जैसे नहीं कहते हैं कि ऊपर ऊपर से प्रश्न बना दिए तब तो हाँ जो है प्रैक्टिस से आपको मिल जाएगा। अगर प्रश्न डीपली बना दिया तो आपके रीता प्रताप से ही मिलेगा। तो यही जरूरी है कि इसीलिए हम रीता प्रताप की बुक पूरा पूरा टोटल आपको पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट। और एक प्लेलिस्ट हम बनाएंगे जिसमें आपको रीता प्रताप की बुक का सारा मिलेगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, और मूर्ति कला का जो हमने पढ़ा रहे हैं उसको अलग करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। और देखिए, एक फिर वन लाइनर प्रश्न के चित्रकारों के हम करवाते हैं। तो ये सब सारे अलग रहेंगे जिससे आपको सुविधा हो। और यूथ की तो हम जैसे ही सब कंप्लीट हो जाता है तो हम सबकी बुकों का अलग अलग कर देते हैं। स्मार्ट रिवीजन अलग रहेगा। ठीक है, तो जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको हमारा वीडियो पड़ेगा तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इतनी बातें आपसे कहनी थी। तो आगे हम देखिए, प्रसिद्ध जो है चित्रकार, इनसे एक प्रश्न आता है कौन से मूर्तिकार हैं, चित्रकार है। तो देखिए चित्रकार है ना, तो देखिए ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही प्रसिद्ध कवि भी हैं, और साथ में एक राष्ट्र के प्रति समर्पित जो व्यक्ति रहते हैं, उसी तरह राष्ट्र कवि कहिए उनको, इसी तरह इनकी जो है छवि आपको है। तो देखिए, बहुत ही सादे सच्चे स्वभाव के आपको लग भी रहे होंगे। जैसे उनके पिक्चर जो हमने लगाई है, इससे आपको जरूर पता चल रहा होगा कि कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। कवि तो देखिए पुस्तक लिए हुए हैं हाथ में, कवि थे ना। तो देखिए रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर। तो ठीक है, इनका जन्म बताइए आप। 61, जैसे हमने आपको बताया था ना एक चीज़ कि ये 1861 और 1941, तो यही यही हमने बताया था मंजीत बाबा का जन्म पंजाब में। ठीक है, यही अमृता शेरगिल की मृत्यु 41 में। तो यही यही अमृता शेरगिल भी 41 में मरी हुई हैं, अमृता भी आपकी, और कौन साथ में रविंद्र बाबा भी, ये जो आपके हैं। और यही मंजीत बाबा का जन्म। कई बार इसलिए बता रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। तो ये देखिए हो गया 61-41 हो गया। देखिए बुढ़ापे में चित्रकला की ओर रुझान इनका शुरू से में ही दे दिया है। तो देखिए, कला सर्जक विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की सृजन शक्ति वास्तव में अजय, अपरिमेय और विलक्षण। अजय जिसका कोई वो नहीं है, अपरिमेय और देखिए विलक्षण एक प्रतिभा होती है। तो यही इसी प्रकार की चित्रकला के क्षेत्र में तो मात्र रंग और रेखाएं ही कोई संदेश नहीं देती, अपितु उनमें ध्वनि लय होती है। क्या है? उनमें ध्वनि लय होती है, जिसका उद्देश्य कलाकार की कल्पना, संवेदना और का समग्र विकास करना है। तो इनका ये है, देखिए ये शब्द हैं। तो विचार वेत्ता, साहित्यकार, चित्रकार। और रविन्द्रनाथ ठाकुर की शाश्वत पिपासा मिट रेखाओं के लिए कुछ करना चाहती थी। ये सारे इनके विचार यहाँ पे बता रहा है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि अब तक मैं अपनी भावनाओं और साहित्य और संगीत में व्यक्त रहा। अब कवि थे तो भावनाओं और साहित्य उसी में से करेंगे ना, भावनाएं उसमें उजागर करेंगे, संगीत में व्यक्त रहा। ठीक है, पर मेरी आत्मा विभक्ति के तरीके अपूर्ण रहे। अतः भाव भाव जो प्रकट करके लिए रेखाओं का सहारा ले रहा हूँ। अब देखिए, जब केवल चित्र के माध्यम से और रेखाओं के माध्यम से ही तो भाव प्रकट हो। केवल कवि ही जो कवि जब उसको किसी चीज में चित्रों के माध्यम से उकेरेगा, तभी तो वो जो हो वहाँ भावनाएं उनको दिखेंगी सामने से। ये चीजें यहाँ पे इन्हों कह रही है। पहले तो हमने जो है अपूर्ण रहे, अतः हमने इसको रेखाओं द्वारा जो है इसको उकेरा है। देखिए, आपकी शाश्वत पिपासा की व्याख्या, आप अपनी शाश्वत पिपासा की व्याख्या में उन्होंने कहा, शरीर प्यास के अलावा एक और भी प्यास मनुष्य की, शरीर की प्यास के अलावा और एक भी प्यास मनुष्य को लगती है।
ठीक है, शरीर एक प्यास के अलावा एक और प्यास होती है, वही लगती है। इस महाकवि ने अपनी सप्तरंगी तुलिका के वैभव से अनेक चित्र बनाए, इतने सब अनेक चित्र बनाए। देखिए, जन्म, कला यात्रा, ये सारे इनके विचार जो थे, जो उनके मन में थे, और जो था वही चीज़ें वहाँ पे आगे दी हुई थी। तो जन्म एवं कला यात्रा यहाँ से शुरू होती थी। जो अपने कवि 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 के रूप में जो चीज़ें कहें, और जो अपने चित्रकारी के बारे में, वो सारे जो वहाँ पे उनकी भावनाएं थी। तो देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म जोरासांगो कोलकाता में सन कब 1861 में हुआ था। रविन्द्रनाथ ठाकुर बालकाल से किसी चित्र तकनीक में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, किसी चित्र प्राप्त नहीं किया, बल्कि वे तो अपनी अनुभूतियों की रेखाओं को, जो अनुभूति थी, क्योंकि कवि थे तो अनुभूति की रेखाओं से उभार कर अपने मन को बहलाते थे। ठीक है, हम अनुभूति की रेखाओं से ही मन को बहलाते। रविन्द्रनाथ ठाकुर का चित्रकार मन प्रारंभ में सुस्त रहा है। ये प्रारंभ में सुस्त रहे, लेकिन जब वह जगा तो कई वर्षों तक उसी के वशीभूत होकर कार्य करते रहे। असाधारण काव्यमय वृत्ति व सूक्ष्म ग्राहक संवेदना उनकी कला के साधक रहे हैं। तो चित्रकला के अभ्यास को उन्होंने बड़ी तन्मयता और निष्ठा से अविराम रखा है। उन्होंने सैकड़ों चित्र और रेखांकन बनाए हैं, चित्र भी बनाया, रेखांकन भी बनाया। ठीक है, जैसे आपके आगे हमने दिखाया था, उन्होंने बनाए थे खास्तगीर ने ना, तो वहाँ खास्तगीर ने रेखांकन भी बनाए थे, इन्होंने अनेक रेखांकन भी बनाए हैं। तो अपनी व्यापक भावधारा से पुष्ट होकर जो रंग रेखाएं और उभरी, तो वे चित्र मन में बन गई, वही मन में बन गई। इन चित्रों को कोई रूप विधान था, कोई रूप विधान था, न नियम, न कोई लाक्षणिक आधार, कोई नियम, कोई रूप विधान, न कोई लाक्षणिक नियम, कुछ भी नहीं था। इस समय रविन्द्रनाथ ठाकुर अपने भतीजे अभिनव ठाकुर चित्रकला से पूर्ण दक्षता के साथ कार्य कर रहे थे। इनके भतीजे थे अभिनव ठाकुर ना, तो रविन्द्रनाथ ने उन्हीं के संपर्क में चित्रकला की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा की थी। अब अपने भतीजे से प्रभावित होकर ये उनसे प्रेरणा लेकर उधर प्राप्त की थी। वह शब्द और साहित्य के क्षेत्र में अलग अलग अपनी रचनात्मक शक्ति के आधार पर चित्रकला के क्षेत्र में सरलता को नविष्ट हो गए। आरंभ में उन्होंने आरंभ में क्या किया था, पूछा जाता है, प्रश्न आपका बनता। आरंभ में कैसे पेन और स्याही से रेखांकन कर कला निर्मित की। इसमें काल्पनिक पक्षी का इन्होंने बहुत चित्रण किया है ना, जानवर जैसे आकार प्रचुर मात्रा में थे। जो इन्होंने स्याही में किया है उसमें यही सब थे। देखिए देखिए आयु आयु कितनी थी, 67 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्रकला क्षेत्र में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए। तो देखिए, वे विश्व विख्यात महाकवि बन चुके थे, विश्व विख्यात थे ना। तो क्या थे, कविता लिखते समय शब्दों और पंक्तियों की रेखाओं को मिटाने पर जो अविकल्पित आकार बनता था, और उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। इन स्वयं सिद्ध आकारों के प्रति वे इतना मोहित हुए कि उन्होंने आकारों के विकास पर ध्यान दिया, उस पर ध्यान दिया। भारतीय कला के इतिहास में वह अभूतपूर्व प्रयोग था। 1926 में करीब उन्होंने कपड़े के टुकड़े, अंगुलियों की स्याही, कपड़े के टुकड़े देखिए, अंगुलियों की स्याही, अंगुलियों को स्याही में डुबोया था। जैसे कपड़ा नहीं रहता, उसको किसी चीज़ में डुबा दे, फिर अंगुली को शुरुआत की। बाद में सीमित रंगों का इन्होंने प्रयोग किया था, असीमित नहीं किया था, जैसे थोड़े ही रंगों का। अब देखिए, पंखुड़ियों से चित्रकारी कर देते थे फूलों की। रविन्द्रनाथ और परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला का पल्लू न पकड़कर कला को आधुनिक शैली को अपनाया। जो परंपरावादी थी, यथार्थवादी, उसको चित्रकला का पल्लू न पकड़कर आधुनिकता को अपनाया था इन्होंने, जिन्हें साम्यवादी शैली कहा, जिसे उन्होंने साम्यवादी शैली कहा। तो देखिए, समन्वयात्मक शैली कहा इन्होंने। आरंभ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रण को खेला कीड़ा मात्र समझा। जैसे खेल नहीं खेलते हैं बच्चे, वैसे ही चित्रों को मात्र समझा था। किंतु शीघ्र उसे अनुभव हुआ कि पांडुलिपि में किए गए रेखांकन में निर्मित आकारों को गूढ़ आत्माएं निवास करती है, जो पापी लोगों के समान मुक्ति पाने के लिए आक्रोश कर रही। इस प्रकार उन्होंने आंतरिक जीवन की प्रेरणा से कला निर्मित की। स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पांडुलिपियों में गलतियों को अपने लिए प्रेरणा माना। वह लिखा है कि कुछ रेखाएं
कुछ रेखाएं से शांत करुणा की अभिव्यक्ति होती थी, तो कुछ में रोष। मैं तब ये नहीं जानता था कि आकृतियां और सौम्य कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में परिणित हो जाएंगी। ये नहीं जानते थे। एक और जहाँ उनकी चित्रकला को हम पाश्चात्य भारतीय आधुनिक कला के निकट पाते हैं, वहीं दूसरी ओर क्या चाइल्ड आर्ट के करीब भी पाते हैं। बच्चों की कला है ना इनकी, ऐसे नहीं कहते चाहे इनकी, जहाँ इन्होंने आधुनिक कला के निकट पाते हैं, पाश्चात्य आधुनिक कला के निकट पाते हैं, वही दूसरी ओर क्या चाइल्ड आर्ट के करीब पाते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया। आप लोगों ने देखा ना इन लोगों के बच्चों की विद्वान कला डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी रविन्द्रनाथ के चित्रों की नोट चाइल्ड वर्ड चाइल्ड लाइक बताते हुए लिखा है कि शिशु द्वारा निर्मित चित्रों में मन की कल्पना का अपर्याय प्राचुर्य और मन में आया उसे चित्रण करने की सहज प्रवृत्ति मिलती है। उसे रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की खोज पाना कठिन है। उनकी कला किसी पूर्वग्रह से बधी हुई नहीं थी, किसी पूर्वग्रह से नहीं बल्कि उनके चित्र किसी भी आग्रह से मुक्ति का प्रयास है। टैगोर की कला रेखाओं और लयात्मक माधुर्य की परंपरा से संबद्ध रही, जो भाव प्रबल और अभिव्यंजना कौशल से परिपूर्ण रही। तो देखिए रविन्द्रनाथ निर्बद्ध क्या थे? निर्बद्ध व स्वतंत्र चित्रकार थे। किसी चीज में बंधे नहीं हुए थे। क्या कहते हैं? निर्बद्ध, किसी चीज बंधन से मुक्त थे और स्वतंत्र चित्रकार थे। तो देखिए उनके चित्र नाटकीय और आकस्मिक से पूर्ण थे, नाटकीय और आकस्मिकता से भरपूर थे। उनके चित्रों में मनुष्य की प्रकृति घनिष्ठ और संबंध परिलक्षित इनके चित्रों में मनुष्य के प्रवृत्ति और घनिष्ठ संबंध में परिलक्षित होते हैं। जैसे भाव व्यंजना चित्रों का अपना वैशिष्ट है। उनकी आकृति भंगिमा रूप में रेखा निराली है। उनकी सौंदर्य चेतना के पैमाने पृथक है। उनमें यह शिष्ट शिल्प दृष्टि साहित्य दृष्टि उत्पन्न हुई है। भारतीय लघु चित्रों में अजंता के भित्ति चित्रों में जो लय है वही जो अजंता के भित्ति चित्रों में लय है वही टैगोर के चित्रों में है। ये देखिए, ये इतनी बड़ी शब्द इनको इनके चित्रों के बारे में कहा गया है। तो रविन्द्रनाथ के चित्र परंपरावादी भारतीय यूरोपीय के रूप विधान के प्रमुख कला का सामान्य अभिव्यक्ति व सम्मिश्रण है। देखिए, परंपरावादी व यूरोपीय भारतीय दोनों का अभिव्यक्ति का मिश्रण है। प्रमुख प्रदर्शनियां कब लगी? ये प्रदर्शनी इनकी पूछी जाती है ना। 1930 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदर्शनी कहाँ पे लगाई थी? पेरिस के गैलरी पिगाल में लगाई थी। जिनकी यूरोपीय प्रशंसकों व समीक्षकों, जहाँ यूरोपीय प्रशंसक थे और समीक्षक, जैसे कला समीक्षक नहीं थे, उन्होंने प्रशंसा की। साथ ही यूरोप के अमेरिका कला दीर्घाओं में उन्हें खरीदा तो सभी आश्चर्य विभूत हो गए। जैसे नहीं उनकी चित्रों को देखकर खरीदा, तो बाद में लंदन भी, बर्लिन, न्यूयॉर्क, मॉस्को में उन्होंने ये सारी चीज़ इनके पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। देखिए, पहले पेरिस, लंदन, फिर बर्लिन, न्यूयॉर्क, मॉस्को में उन्हें चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगी। सन 1932 में देखिए 30 में वहाँ लगाए। एक चीज़ ये भी बने, 1932 में कहाँ लगाए हैं? कोलकाता। 1932 में कहाँ उनके कोलकाता में हुई है। तो 1946 में 46 और यूनेस्को, कैसे 46 और यूनेस्को याद रखिएगा, यूनेस्को और 46, तो अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक में 4 चित्र सम्मिलित किए थे। जो यूनेस्को में द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला जो अंतर्राष्ट्रीय थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी उन्हें 4 चित्र सम्मिलित किए थे। तो सन 1933 में रविन्द्र बाबू ने चित्रों की प्रदर्शनियाँ, फिर 33 में देखिए एक चीज़ हम आपको सीक्वेंस से बताते हैं, ठीक है। देखिए 30 में यहाँ लगाएं, फिर पेरिस के बाद कहाँ आएंगे आप? मुंबई। सीक्वेंस बनाइएगा, क्योंकि देखिए डेट ये 33 यहाँ, फिर मुंबई है, तो फिर देखते हैं, अभी कटेगा, सॉरी। हाँ 30 में लगाए हैं ना, फिर 33 में यहाँ लगाए हैं, फिर हम सीक्वेंस से मिलाना चाहते थे, नहीं 32 में, हाँ कलकत्ता, फिर जो अभी मिलाते हैं, क्योंकि ये देखिए लाइन से रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। तब क्या रहेगा? 30, 32 और 33। हाँ
देखिए पहले पहले पेरिस, ठीक है, पहले पेरिस, फिर कोलकाता, फिर मुंबई है ना, हाँ यही ना है, 33 में मुंबई, ठीक है। इस तरह याद रखिएगा, पहले यहाँ यहाँ 30, 1930, 1932 और फिर 33, ठीक है। ये डेट जरूर इस तरह याद रखिएगा, 30, 32 और 33, पेरिस, कलकत्ता और मुंबई। तो इधर हो गई इतनी प्रदर्शनियाँ इनकी। हाँ फिर देखिए, फिर ये वाली याद रखिएगा, अच्छी है, 1946 में यूनेस्को में लगाए हैं। तो इतनी प्रदर्शनियाँ, यूनेस्को वाली भी डेट सहित लिखा है, यूनेस्को, ठीक है। तो कितना हमने बताया, लाइन से बताया, वैसे आप लोग याद रखिएगा, 30, 32 और 33, कहाँ, पेरिस, कलकत्ता और मुंबई, ठीक है। तो इतनी इनकी प्रदर्शनियाँ पूछी जाती है, इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को आप लोग पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ यहाँ क्या हुआ, यहाँ 32 में रविन्द्र बाबू ने चित्रों की प्रदर्शनियाँ मुंबई में। तो यहाँ की जो भारतीय जनता थी, विदेश में तो दंग रहे थे जब पेरिस में लगाए थे, तो यहाँ की भारतीय जनता भी दंग रह गई। चित्राकृतियों में वे चिढ़ जाते थे, चित्राकृतियों से वे चिढ़ जाते थे, वो हमारी समझ से परे हैं। इस प्रकार उद्गार व्यक्त करते हुए, व्यंग करते हुए इस प्रकार के आलोचकों ने रविन्द्रनाथ के इनके व्यंग करते हुए कोई चिंता न की। अब भाई इस उम्र में कोई बनाएगा तो जाहिर सी बात है, सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कोई चिंता न की, वे इन सब के ऊपर थे। उनके चित्र स्वतः सुखाए थे, उनके अवचेतन की अभिव्यक्ति उनकी अनियोगिका वृद्धि का कौशल है। एक जगह उन्होंने लिखा है, लोग, क्या लिखा है जरा इसको हम पढ़ेंगे तब। लोग मेरे चित्रों का अर्थ पूछते हैं, क्या कहते हैं उन्होंने, ऐसा शब्द, लोग मेरे चित्रों का अर्थ पूछते हैं, उद्देश्य पूछते हैं, उनके उत्तर मैं चित्रों की भांति मौन से ही दे रहा हूँ। जैसे जैसे नहीं कहते हैं कि जब चित्र मौन है, तो जब ये कुछ नहीं बोलते तो ये भी तो उसी प्रकार दे रहे हैं उत्तर, ठीक है। चित्र मौन रहते, उसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं, कोई बोल नहीं सकता, उसी तरह वो भी दे रहे हैं। उनके चित्र अत्यंत विस्तृत मौन जगत का बिंदु मात्र। रविन्द्रनाथ टैगोर अधिकतर चित्र ऐसे देखते थे कि ताक्षणिक सृजन प्रेरणा द्वारा बिना पूर्व विचार के बनाए गए। कोई विचार नहीं, जैसे बच्चे नहीं बना देते तुरंत, कोई विचार नहीं। चित्रण की आरंभ करते हुए बिना विश्राम के तंद्रुम होकर उसको शीघ्रता से पूर्ण कर देते थे। जैसे तुरंत ही कोई चित्र वो तुरंत ही बना देते थे, चाहे वो जैसे रहे। देखिए तुरंत वो काम समाप्त कर देते। रविन्द्रनाथ सौंदर्य उपासक व श्रृंगारिक वृत्ति के कलाकार थे। तो उनके चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है, जैसे आपके इनका डीपी रायचौधरी का, तो इनका भी नारी रहा है और इनका भी नारी रहा है, विशेष रूप से भारतीय। एक चीज़ और आपसे पूछा जाएगा, तो नारी नहीं, केवल जब भारतीय नारी रहेगा तो उसको सही करिएगा, ठीक है। उनके चित्रों में नारियों के सहज सरल भावपूर्ण चेहरे दिखते हैं। एक और वो काली घनी केश राशि के मध्य नारी, तो दूसरी ओर रंग विहीन दग्ध हृदय का अंकन करते हैं। एक और केश का जो है अंकन किया है नारियों का, दूसरी ओर रंग विहीन दग्ध हृदय का अंकन किया है, जिनके विभिन्न रूपों को बसंत और प्रेम की भावनाओं को जगत देखा जाता। उनके रंग क्या थे, रंग भी रविन्द्रनाथ बाबू ने सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग, किंतु द्रव्य मिश्रित रंगों को पसंद करते थे। जिसमें द्रव्य मिश्रित रंग हो वही पसंद करते थे। स्याही को प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया, स्याही का इन्होंने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। रंग नहीं मिलने पर वे, ये देखिए बहुत अच्छा ना, फूलों की पंखुड़ियों को दबाकर ही रंग का काम कर लेते थे। वे पूछा जाता है कैसे कार्य करते थे। वे रेखांकन पद्धति, सामग्री, आंतरिक प्रेरणा का अधिक महत्व देते। प्रमुख चित्रों का शीर्षक क्या था इनका, तो इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, तो कुछ उस तरह ही बन जाएंगे। उनके प्रमुख चित्रों में विचित्र जंतु, बड़ा करेंगे तभी ताकि आपको दिखे बाद में, विचित्र जंतु, आत्मनिरीक्षण, कूदता हुआ हिरण, दृश्य, ठीक है, ये सारे चित्र हो गए इनके। पक्षियों का चित्र इन्होंने किस में, रेखांकन में बनाया था ना, स्याही में अभी शुरुआत में रेखांकन करते थे, तो इसी में बनाया इन्होंने। तो मशीन मैन,
चिड़िया, पक्षी, फिर युगल युगल एक आत्मचित्र बनाया था, सृष्टि उन्होंने की है। उनके सभी चित्र शक्तिशाली व प्रभावोत्पादक हैं। उनकी कला पूर्ण रूप से उनके प्रतिभा संपन्न आंतरिक जीवन की प्रतिमा, उनके दर्शन में न सिर्फ भारतीत्व भारतीत्व हैं, न सिर्फ जो उनकी कला निर्मित पीछे मौलिक कल्पना शक्ति व विशुद्ध सौंदर्य दृष्टि प्रेरणाभूत थी। जब उनको उनकी चित्रकला के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा था? मेरे जीवन में प्रभात गीतों का भरा था, शाम रंग भरी थी। जीवन में प्रभात गीतों से भरा हुआ था, तक रंग शाम भरी थी। कुमार स्वामी ने उनकी कला के विषय में लिखा है कि उनकी मौलिक सहज सिद्ध और अभिव्यक्ति असामान्य नित्य युक्त प्रतिभा का साक्ष्य है। ये इन्होंने लिखा था, कुमार स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी ने। अब देखिए घनिष्ठ, थोड़ी सी और इनके बारे में। घनिष्ठ कला प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने शांति निकेतन के कला भवन का प्रतिष्ठापन किया। क्या घनिष्ठ कला प्रेम से उन्होंने शांति कला भवन का प्रतिष्ठापन किया? उनकी कला संबंधी विचार किसके समान है? पालकली के समान है ना, ठीक है, पालकली जो है उनके समान है। तो देखिए इसके समान है। फिर यहाँ पे आ गए रविन्द्रनाथ कला के भिन्न जो है प्रकार की अनुभूतियों का साकार किया है। थके हुए यात्री, माँ और बच्चा, सफ़ेद धागे, बहुत महत्वपूर्ण इनके सारे चित्र हैं। माँ और बच्चा, सफ़ेद धागे, और देखिए हाँ, मानो जैसे चित्रों का व्यापक दर्शन विचार है, जो अंडाकृति मानव शीर्षकों में जीवन की गहरी अनुभूति है। प्राचीन कानाफूसी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे स्मृति व्याकुल हैं, तो कई प्रकृति की घनिष्ठ संबंध की जीवन झांकी प्रस्तुत करते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, रविन्द्रनाथ को विश्व के अनेक आधुनिक शैलियों में कार्य करने के चित्रकारों ने मिलने का शुभ अवसर मिला है। तो उन्होंने यूरोप की यात्रा की है, यूरोप की भी यात्रा की है, आपने देखा था। तो तब फ्रांस के कलाकारों को समीक्षकों ने उनके चित्र देखे तो पेरिस में प्रदर्शनी का सुझाव, पेरिस में 1930 में, फिर कलकत्ता, फिर बम्बई। तो याद रखेंगे आप लोग ना, 30, 32 और 33। तो प्रदर्शनी बहुत सफल रही। रविन्द्रनाथ जापानी वास्तु तकनीक पद्धतियों का भी अध्ययन किया, जापान में 3 महीने तक रहे। वहाँ जो पद्धतियों का अनुभव किया था, तो जापान में 3 महीने तक रहे थे, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार किसको माना जाता है? ये भी प्रश्न आपका बनेगा, इसीलिए तो हम व्याख्या इसकी पढ़ा रहे हैं। रचनात्मक चित्रकार किसको माना जाता है? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ एक समर्थ साहित्यकार, संगीतकार, कुशल चित्रकार थे। रविन्द्रनाथ ने भारत में चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने भारत में चित्रकला की क्रांति का सूत्रपात किया था। केवल भारत में ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में। उन्होंने नोबेल पुरस्कार इनको मिला था ना गीतांजलि के लिए, तो विश्व में ही तो उनकी अनुगुज आज भी सुनाई रही है। और नाइटहुड की इतना बड़ा अंग्रेजों ने इनको नाइटहुड से सम्मानित किया था 1915 में। नाइटहुड जरूर याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा। तो 1915 में इनको मिला था। और फिर यही नाइटहुड जब जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, तो वही इन्होंने, देखिए 1919 में फिर जलियांवाला बाग हो गया। जब आपके कला भवन की स्थापना होती है, तब यही जलियांवाला बाग में जब यहाँ पे इतना नरसंहार हो गया, तब यही नाइटहुड इन्होंने फिर से उनको वापस दे दिया। ब्रिटिश सरकार ने इनको दिया था। तो क्यों दिया था? इतने बड़े अच्छे जो है कवि थे, तो उसी सारे सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए 1913 में मिल गया। तो इसके जो है 2 साल बाद लगभग जो इनको नाइटहुड में मिल गया था। तो तभी तो पूरे विश्व में इनका जो है रहा है पूरा विस्तार रहा है इनका। एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, हमने कहा था ना कि ये वाले चित्र जरूर आप लोग याद रखा करिए। पक्षी यहाँ बना हुआ ना, क्योंकि ये रेखांकन स्याही से जो क्या बनाए हैं, शुरू में पक्षी बनाए हैं। क्या रवि, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, पक्षी जरूर याद रखिएगा। वैसे सभी चित्र इनके इम्पॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण कवि हैं, तो चित्रकार हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ हो गई। तो हमारे वीडियो कैसे आप लोग को लगते हैं, तो प्लीज़ जितने भी लोग देखें, हमारे भाई बहन सभी लोग
जो हमारे वीडियो को शेयर किया करें और लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू आप सभी का।